गुड आफ्टरनून साथियों, स्वागत है आप सभी मित्रों का YCT के ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सभी लोग? दोस्तों, हम लोग इतिहास का अध्ययन डिटेल में करने जा रहे हैं। कल की क्लास में दोस्तों हम लोगों ने बेसिक हिस्ट्री के बारे में पढ़ना प्रारंभ किया था, जिसमें मैंने आपको एक काल के दृष्टिकोण के अनुसार, मैंने एक सुविधाजनक दृष्टिकोण के अनुसार इतिहास का विभाजन आपको बताया था कि 3 हिस्सों में हम इतिहास को बांटकर पढ़ते हैं। अलग अलग विभाजन मैंने एक बताया था, एक जर्गेशन थॉमसन महोदय के अनुसार विभाजन बताया था, जो कांस्य युगीन, लौह युगीन और पाषाण युगीन या पाषाण की उपयोगिता के आधार पर विभाजन था। फिर मैंने एक और विभाजन आपको बताया था, प्राचीन भारत का इतिहास, आधुनिक भारत का इतिहास और मध्यकालीन भारत के इतिहास के बारे में चर्चा की थी। और एक विभाजन मैंने आपको बताया था दोस्तों, जिसमें मैंने आपको कहा था कि प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। और सुविधा के दृष्टिकोण से जो यही वाला क्लासिफिकेशन है, जो ये वर्गीकरण है इतिहास का, जिसको हमने प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल में विभाजित किया था, ये सबसे बेहतरीन है, सबसे सुविधाजनक है। और उसी के अनुसार हमने पढ़ना प्रारंभ किया था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि बेसिकली जो प्रागैतिहासिक काल है उसको पाषाण काल के नाम से भी जाना जाता है। और पाषाण काल को हमने 3 हिस्सों में बांटकर पढ़ा था। 3 हिस्सों में एक मैंने आपको बताया था, एक बेसिकली क्या बताया था, एक के बारे में बताया था पूरा पाषाण काल, दूसरा मध्य पाषाण काल और तीसरा नव पाषाण काल। और फिर पूरा पाषाण काल को हमने 3 हिस्सों में बांटा था, जिसमें हमने बताया था एक प्रकार से निम्न पूरा पाषाण काल के बारे में कल चर्चा की थी, डिटेल में निम्न पूरा पाषाण काल या पूर्व पूरा पाषाण काल के बारे में चर्चा कर दी थी। आज हम लोग चर्चा करेंगे मध्य पूरा पाषाण काल के बारे में, और आप कह सकते हैं उच्च पूरा पाषाण काल के बारे में आज की क्लास में चर्चा होगी। फिर आगे मध्य पाषाण काल के बारे में चर्चा और फिर नव पाषाण काल के बारे में चर्चा होगी। ठीक है दोस्तों, तो मध्य पूरा पाषाण काल आज हम पढ़ेंगे। और मध्य पूरा पाषाण काल में देखिए हम लोग किस तरीके से अध्ययन करना प्रारंभ करते हैं। दोस्तों, हमने कल एक नाम बताया था आपको, रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट का नाम बताया था रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट का नाम। हमने बताया था कि ये पुरातत्ववेत्ता और भूगर्भ शास्त्री थे, और भारत में इन्होंने मद्रास संस्कृति की खोज इन्होंने ही की थी। इन्होंने मद्रास संस्कृति की खोज किसने की थी? इन्होंने ही की थी दोस्तों। ये याद ही हो गया होगा, और हमने आपको आज रिवाइज भी करा दिया। मद्रास संस्कृति की खोज की थी, और इनके एक मित्र हुए, उन्होंने फिर इन्हीं के साथ में जिनका नाम था, आप कह सकते हैं विलियम किंग करके नाम था, विलियम किंग साहब ने अत्तिरपक्कम में ही एक पूर्व पूरा पाषाण कालीन स्थल की खोज की थी। ठीक है, तो आज की क्लास में हम इसी के आगे बढ़ेंगे, मध्य पूरा पाषाण काल में पढ़ेंगे। और मध्य पूरा पाषाण काल को पढ़ने से पहले सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि आपको इस चीज के बारे में जानकारी होनी चाहिए जो हमने कल की क्लास में बता दिया था। तो मध्य पूरा पाषाण काल को हम पढ़ने से पहले आपको बता देते हैं, इस संस्कृति को हम फलक संस्कृति के भी नाम से, ये जो काल है, काल के अनुसार संस्कृतियां चलती रहती हैं। हम अभी आगे की क्लास में आपको संस्कृति और सभ्यता में मतभेद बता देंगे, मतलब एक डिफरेंस बता देंगे। उससे पहले हम आपको बताते हैं जो मध्य पूरा पाषाण काल है उसको फलक संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है, फलक संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है। और फलक संस्कृति के नाम से क्यों जाना जाता है, इसका भी एक रीजन है, क्योंकि इस काल में, मध्य पूरा पाषाण काल में फलकों का अधिकता से उपयोग हुआ था। फलक उपकरण होता था दोस्तों, फलकों का अधिकता से उपयोग हुआ था, अधिकता से उपयोग होने की वजह से हम इसको फलक संस्कृति के भी नाम से जानते हैं। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा यहां पर, यह जो काल है, ये मध्य पूरा पाषाण का जो समय है, इस काल के बारे में जो हम बातचीत करते हैं, इसमें औजारों के बारे में अगर हम बातचीत करें तो औजार जो हैं, औजार को हम उपकरण भी कह सकते हैं, उपकरण। इन औजारों या उपकरणों को जो निर्माण किया जाता था, जैसे पूर्व पूरा पाषाण काल में बताया था कि प्रमुखता से जो औजार थे वो क्वार्टजाइट पत्थर से निर्मित थे, क्वार्टजाइट पत्थर से, वैसे इस काल के जो उपकरण थे उनका निर्माण आप कह सकते हैं क्वार्टजाइट पत्थर से प्रमुखता से ही हुआ है। क्वार्टजाइट पत्थर से प्रमुखता से हुआ है दोस्तों, क्वार्टजाइट पत्थर से प्रमुखता से हुआ। और इस काल के अगर उपकरणों के नाम आपको जानने हो तो आप कह सकते हैं इस काल के जो प्रमुख उपकरण थे उसमें से एक है फलक।
जिसके बारे में मैंने आपको चर्चा कर दी। इसी के नाम पर इस संस्कृति को, इस काल को हम फलक संस्कृति के नाम से भी जानते हैं। फलक के साथ साथ में अन्य उपकरण में जैसे आप कह सकते हैं दोस्तों बेदनी, छेदनी, ये उपकरण हैं उस काल के समय उपयोग किए जाते थे। बेदनी, छेदनी और आप क्या कह सकते हैं खुरचनी, ये उपकरण हैं जो उस काल में प्रयोग किए जाते थे, उस काल में प्रयोग किए जाते थे। ठीक है, अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, फलक, वेदनी, छेदनी, खुरचनी उपकरण थे जो मध्य पुरापाषाण काल में उपयोग किए जाते थे। अभी मैंने आपको बताया दोस्तों, अभी मैंने आपको बताया कि ये जो उपकरण थे, ये तो नाम हो गए, नाम याद रखिएगा उपकरणों के। और मैंने यह भी बताया कि इनमें से अधिकांश उपकरण का निर्माण किससे होता था? अधिकांश उपकरणों का जो निर्माण होता था वो क्वार्टजाइट पत्थर से होता था। क्वार्टजाइट पत्थर से इनका निर्माण होता था। लेकिन अकेले क्वार्टजाइट ही नहीं था जिससे इनका निर्माण होता था उपकरणों को, कुछ अन्य भी वस्तुएं थी जिनसे इनका निर्माण होता था, जिसमें अगर हम कहेंगे दोस्तों, जैसे आप जैस्पर कह सकते हैं, जैस्पर नाम, जैस्पर, चर्ट, और आप कह सकते हैं फ्लिंट पत्थर, जैस्पर, चर्ट और फ्लिंट पत्थरों से भी इसका निर्माण होता था दोस्तों। ये 3 नाम लिखा है, ये 3 नाम याद रखिएगा। प्रमुखता से देखिए, औजार के बारे में इतनी चर्चा हम क्यों कर रहे हैं? सिंपल सी बात मैं बता रहा हूं, उस किसी काल खंड के बारे में जहां पर लिखित सामग्री का अभाव होता है, या हम लिखित सामग्री होती है हम उसको पढ़ नहीं पाते हैं, वहां के समाज के बारे में, वहां के कालखंड के बारे में जानने का प्रमुख जो स्रोत होते हैं वो तत्कालीन समाज में उपस्थित उपकरण औजार होते हैं। उपकरण औजार होते हैं, या तो हमें उस काल के मानव के बारे में अध्ययन मिल जाए, मानव कंकाल मिल जाए, और उसके आसपास में कब्रगाह वगैरह मिल जाए। ये सब चीजें जो होती हैं वो उस समय की क्या बताती हैं? उस समय की स्थिति के बारे में विद्वान अनुमान लगाते हैं। देखिए, वास्तविक स्थिति को कोई नहीं बता सकता, अनुमान के आधार पर बताया जाता है, सब कुछ एक्सपेक्टेशन पर बेस्ड होता है। जैसे मैंने पूरा पाषाण काल में बताया कि भैया पूरा पाषाण काल के संबंध में जो मानव खोपड़ी का सबसे पुराना जो कंकाल है वो कहां से मिला? नर्मदा नदी घाटी में। याद है आपको, कल की क्लास में बताया था, हथनौरा से प्राप्त हुआ। तो एक हथनौरा जगह है, हथनौरा से हमको मानव कंकाल की प्राप्ति हुई। मानव कंकाल नहीं, मानव खोपड़ी का कंकाल प्राप्त हुआ। तो आप समझ सकते हैं खोपड़ी से उसका अध्ययन किया गया, खोपड़ी का, कि भैया कैसा मानव था, होमो इरेक्टस प्रकार का था या ऑस्ट्रेलोपिथेकस प्रकार का था। मानव के प्रकार बहुत सारे होते हैं, भूगोल में आपको बताया जाता है। लेकिन अगर हम कहें तो जो पूरा पाषाण काल का मानव था वो होमो इरेक्टस प्रकार का था, होमो इरेक्टस प्रकार का था। और इस काल तक आते आते इरेक्टस ही था, लेकिन यहां पर जैसे मानव का समाज धीरे धीरे विकसित होता है। जैसे मैं कहता हूं, आप जैसे किताबों में पढ़ते हैं 1950 के आसपास का समाज का वर्णन करिए, तो 1950 के टाइम पर कैसा समाज था आप सोचिए। एक आप कह सकते हैं कि बंद व्यवस्था थी, समाज में जाति पाति, ऊंच नीच, छुआछूत, भेदभाव बहुत विकटता से प्राप्त था, मतलब व्याप्त था। आप सोचिए, लोग भेदभाव बहुत करते थे, छुआछूत को खूब मानते थे। तो मान लीजिए कि 1950 के समय की जानकारी देने के लिए हमारे पास व्यक्ति उपलब्ध हैं जो उस समय उत्पन्न पैदा हुए होंगे, जो अभी तक जीवित हैं, या उन्होंने कुछ लिखा अपने समाज का अनुभव करते हुए, कुछ किताबें लिख दी जिनको हम पढ़कर उस समाज के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो उसी तरीके से जो मध्य पुरा पाषाण काल है, इसके बारे में जो हमको जानकारी प्राप्त होती है वो उपकरणों से ही प्राप्त होती है। मेन उपकरण है, और मेन उपकरणों में अगर हम कहें तो फलक प्रमुखता से लगभग सभी जगह प्राप्त हुआ है, और फलकों का जो निर्माण होता था वो क्वार्टजाइट पत्थर से होता था। इसीलिए मैंने प्रमुखता से अलग लिख दिया कि जो उपकरण है उनका निर्माण किससे होता था? क्वार्टजाइट पत्थर से। लेकिन कुछ अन्य उपकरण भी हमें प्राप्त हुए जिनमें से फलक, वेदनी, छेदनी, खुरचनी रही, और इन चीजों का निर्माण अन्य चीजों से, जैसे जैस्पर से, इसके साथ साथ चर्ट से, और आप क्या कह सकते हैं फ्लिंट पत्थर से इनका निर्माण हुआ है। समझ में आ रहा है चीजें? तो ये चीजें हैं जो मध्य पुरा पाषाण काल के बारे में जानकारी देती। इसके बाद हम आगे पढ़ते हैं। आगे का जो हमारा कालखंड है वो नव पाषाण काल का है, उच्च पुरा पाषाण काल का है, उच्च पुरा पाषाण काल का है, उच्च पुरा पाषाण
काल का है दोस्तों। मध्य पुरापाषाण काल हो गया। अब हम उच्च पुरापाषाण काल के बारे में चल रहे। उच्च पुरापाषाण काल में मानव ने सर्वप्रथम हड्डियों से निर्मित औजारों का प्रयोग किया। हड्डियों से निर्मित औजारों का प्रयोग के साथ अभी तक कहीं नहीं मिले थे। हड्डी पर निर्मित मातृदेवी की एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि हमको मूर्ति मिली। हड्डी पर मातृदेवी की मूर्ति मिली थी। कहां से मिली थी? मैंने आपको बताया था बेलन घाटी से मिली थी, उत्तर प्रदेश में। बताया था जब आपको मैंने पूर्व पुरापाषाण काल के बारे में चर्चा की थी। तो उसी तरीके से आप यहां पर कहेंगे उच्च पुरापाषाण काल की सबसे जो बड़ी बात है, हम कहेंगे कि सर्वप्रथम जानवरों की हड्डियों से, सर्वप्रथम जानवरों की हड्डियों से जानवरों की हड्डियों से सर्वप्रथम जानवरों की हड्डियों से निर्मित उपकरण उपकरणों की प्राप्ति इसी काल से होती है। इसी काल से होती है। अब ये आप याद रखिएगा कि जानवरों की हड्डियों से निर्मित औजार या उपकरण मिल रहे हैं, विशेषता है इस काल की, और मिल रहे हैं तो इनका नामकरण भी किया जाएगा कि नहीं, बस जानवरों की हड्डियों से। तो नामकरण के आधार पर अगर हम कहें तो इन औजारों को, जो ये जानवरों की हड्डियों से निर्मित औजार थे, इनको हारपून नाम दिया। क्या नाम दिया गया? हारपून नाम दिया गया। दोस्तों याद रखिएगा, हारपून क्या होते थे? तो आप कह सकते हैं हारपून जानवरों की हड्डियों से निर्मित उपकरण या औजार होते थे, हारपून। और एक और नाम इनका दिया गया है जिसको हम मत्स्यमाला भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मत्स्यमाला भी कहते हैं। इन औजारों को ही मत्स्यमाला का ही नाम दिया गया है दोस्तों। ठीक है, हारपून भी और मत्स्यमाला भी विशेष चीज है। आप इसको इंपॉर्टेंट करके भी लिख सकते हैं, नोट डाउन भी कर सकते हैं कि भैया सर्वप्रथम जानवरों की हड्डियों से निर्मित जो उपकरणों की प्राप्ति हुई वो कहां से हुई है? वो हमको एक प्रकार से उच्च पुरापाषाण काल से हुई। और यहां पर इस काल के जो औजार थे, जो जानवरों की हड्डियों से निर्मित किए गए औजार थे, उनको हारपून या मत्स्यमाला भी कहा गया है। सिंपल सी बात मैंने आपको बताई, एक चीज बताई है इस काल के बारे में। अब हम कुछ स्थलों के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। स्थलों के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं और फिर औजारों के, अन्य औजारों के बारे में भी जानकारी करेंगे। लेकिन पहले स्थलों के बारे में। तो जो आप कहिए इस तरफ हम जो पढ़ रहे हैं उच्च पुरापाषाण काल, उच्च पुरापाषाण कालीन स्थल, कालीन स्थल। भाई कहीं से हमको उच्च पुरापाषाण कालीन स्थलों की भी प्राप्ति हुई होगी, जिनमें से प्रमुख हैं रेणुगुंटूर, और रेणुगुंटूर कहां पर है? ये आंध्र प्रदेश में है। कहां पर है? आंध्र प्रदेश में, जहां से हमें उच्च पुरापाषाण कालीन स्थल की प्राप्ति हुई। उच्च पुरापाषाण कालीन स्थल की प्राप्ति हुई। इसके साथ साथ आप कह सकते हैं विषाड़ी। विषाड़ी एक जगह है, कहां पर जगह है? गुजरात में। तो विषाड़ी गुजरात में है, जहां से हमें उच्च पुरापाषाण कालीन स्थल की प्राप्ति हुई है। तीसरे की बात करें तो आप कहेंगे कि बीजापुर, और बीजापुर कहां पर है? बीजापुर आपका आंध्र प्रदेश में। कहां पर है? आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में है, जहां से हमें उच्च पुरापाषाण कालीन स्थल की प्राप्ति हुई। इसी के साथ साथ आप कह सकते हैं सोरापुर। सोरापुर एक जगह है आंध्र प्रदेश में, जहां से हमें उच्च पुरापाषाण कालीन स्थल की प्राप्ति हुई है। ये हम क्यों बता रहे हैं? जगहों के नाम। जैसे हमने आपको बताया था पूर्व पुरापाषाण काल के बारे में, कुछ जगहों के नाम बताया, जैसे बेलन घाटी का नाम बताया, अत्तिरपक्कम का नाम बताया है कि नहीं? बताया है ना? क्यों बताया है? क्योंकि वहां से हमको साक्ष्य प्राप्त हुए हैं इस काल के बारे में। मतलब जहां पर मैंने जिस स्थल के बारे में चर्चा की, तो अब जैसे उच्च पुरापाषाण काल के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, तो उच्च पुरापाषाण काल के बारे में जो हमें स्थल मिले, वहां से साक्ष्य मिले हैं इन स्थलों से। इसीलिए ये जगह इंपॉर्टेंट है। और सबसे महत्वपूर्ण चीज जो है, यहां पर उच्च पुरापाषाण काल तक आते आते मानव ने ब्लेड का प्रयोग करना सीख लिया। अब ब्लेड क्या होती है?
अगर ब्लेड की बातचीत की जाए तो ब्लेड क्या होती है, आप बताइए ब्लेड के बारे में, ब्लेड क्या होता है? तो ब्लेड आजकल आप लोग देखते हैं शेविंग में इस्तेमाल किया जाता है। आप बाल कटवाने जाते हैं तो बालों को काटते समय भी नाई के द्वारा प्रयोग किया जाता है। नाखून काटने में कुछ लोग इस्तेमाल करते हैं कि नहीं? लेकिन अगर ब्लेड उस समय की बातचीत की जाए तो ब्लेड का इस्तेमाल किस में किया जाता था? तो ब्लेड का इस्तेमाल उस समय में भी काटने में किया जाता था, काटने में। अब जैसे शिकार किया मानव ने, किसी जानवर का शिकार किया, तो अब उसकी स्किन को उतारना है, तो उस स्किन को उतारने में इस ब्लेड का इस्तेमाल किया जाता था। किसका इस्तेमाल? ब्लेड का इस्तेमाल किया जाता था। ठीक है, कोई संदेह यहां तक इसमें? तो ये उच्च पुरापाषाण काल के बारे में थोड़ी सी जानकारी हो गई। और यहां तक पहुंचते पहुंचते, उच्च पुरापाषाण काल तक पहुंचते पहुंचते सबसे महत्वपूर्ण फैक्ट बताने जा रहे हैं। उच्च पुरापाषाण काल तक पहुंचते पहुंचते मानव जो है वो होमो सैपियंस प्रकृति का हो गया था। किस प्रकृति का हो गया था? होमो सैपियंस, होमो सैपियंस प्रकार का। इससे पहले मानव कैसा था? इससे पहले का जो मानव था वो होमो इरेक्टस प्रकार का था। कैसा था? होमो इरेक्टस प्रकार का था, याद रखिएगा। तो उच्च पुरापाषाण कालीन तक पहुंचते पहुंचते जैसे हम आज दिखते हैं, इससे मिलता जुलता मानव उस समय तक उसका विकास हो चुका था। क्योंकि मानव विकास की प्रक्रिया से गुजरा है ना, विकास की प्रक्रिया से। इसीलिए यहां पर हम आपको कुछ मानवों के बारे में डिटेल में इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, किस तरीके से मानव का विकास हुआ। तो सबसे पहले का जो मानव था, जो सबसे पहले मानव पृथ्वी पर आया, या आप कह सकते हैं कि बंदर से विकास हुआ मानव को, अब आप सभी लोग इसके बारे में जानते हैं। तो जो पहला मानव था उसको हम होमोनिड्स के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? होमोनिड्स के नाम से जानते हैं। पहला मानव था ये होमोनिड्स प्रकार का। दूसरे मानव के बारे में अगर हम बातचीत करें तो दूसरा मानव था रामापिथेकस प्रकार का। रामापिथेकस प्रकार का। तीसरे मानव के बारे में अगर हम चर्चा करें तो तीसरा था ऑस्ट्रेलोपिथेकस प्रकार का। कैसा था? ऑस्ट्रेलोपिथेकस प्रकार का, पिथेकस प्रकार का। चौथा मानव कैसा था? चौथे मानव की अगर हम बातचीत करें तो होमो हैबिलिस प्रकार का मानव था, होमो हैबिलस। और पांचवा मानव कैसा था? तो पांचवा मानव था होमो इरेक्टस प्रकार का, होमो इरेक्टस प्रकार का। और सबसे लास्ट में जो आज का मानव है वो होमो सैपियंस है दोस्तों, होमो सैपियंस है। अब सब ये क्यों बताया? क्योंकि मानव का विकास किससे हुआ है? मानव वानर से, आप कह सकते हैं, या बंदरों से विकसित होकर मानव का एक प्रकार से विकास हुआ है। ये तो सबको पता होगा कि मनुष्य का विकास वानरों से हुआ है। तो विकास की प्रक्रिया में पहले मानव अपना हाथ पैर सबका इस्तेमाल करके झुक के चलता था, जैसे बंदर चलते थे। धीरे धीरे इसकी जो कमर बेंड थी, मतलब झुकी हुई होती थी, जो चार पैरों पर चलता था, वो धीरे धीरे क्या हुआ? उसमें सुधार होना शुरू हुआ। और यहां तक पहुंचते पहुंचते मानव जो था वो सीधा खड़ा होने लगा। रामापिथेकस के बाद से थोड़ा सा इंप्रूवमेंट हुआ और लगभग यहां पहुंचते पहुंचते सीधा खड़ा होने लगा। ऑस्ट्रेलोपिथेकस के टाइम पर सीधा खड़ा होने लगा। और वर्तमान समय का मानव जो होमो सैपियंस प्रकार का है, आप उसके बारे में देखिए वो कितना विकसित प्रकार का है, कितना विकसित प्रकार का है मानव। ठीक है ना? देखिए बिल्कुल एकदम विकसित है। विकसित होने का मतलब पूंछ नहीं है, शरीर में बालों का भी अभाव हो गया है, कमी आ गई है बहुत सारे लोगों के। इसके साथ साथ पहले पूंछ पाई जाती थी, पूंछ भी नहीं है। तो जो उद्विकास का चरण रहा है उसमें मानव ने अपने आप को बेहतरीन और बेहतरीन कर लिया है। आगे हम पढ़ते हैं दोस्तों। ये तो चीजें बिल्कुल कॉमन थी, ये चीजें बताना आवश्यक इसलिए था कि थोड़ा सा कम से कम मानव के विकास के बारे में आपको जानकारी हो जाए। अब दोस्तों हम आपको बताने जा रहे हैं मध्य पाषाण काल के बारे में। किसके बारे में? मध्य पाषाण काल के बारे में चर्चा। मध्य पाषाण काल के बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं। चलिए देखिए मध्य पाषाण काल के बारे में। मध्य पाषाण काल के बारे में अगर हम चर्चा करें तो आपको पता है पुरा पाषाण काल के बाद का टाइम है। कहीं कहीं किताबों में 12,000 बीसी से लेकर 12,000 बीसी से लेकर ये टाइम जो मिलता है वो आप कह सकते हैं कि 4,000 बीसी के आसपास तक मिलता है।
कहीं कहीं पर 6000 बीसी मिलता है, कहीं कहीं पर 2000 बीसी मिलता है। मतलब एक साथ में कई जगह कई समानांतर संस्कृतियां चलती रही हैं। तो हम एक टाइम पीरियड बता रहे हैं कि इसका प्रारंभ लगभग 12000 बिफोर कॉमन या ईसा पूर्व से स्टार्ट होके 4000 ईसा पूर्व के बीच में रहा। ठीक है, सिंपल काल निर्धारण मैंने कर दिया मध्य पाषाण काल का, मीजोलिथिक एज भी बोलते हैं, मीजोलिथिक एज भी बोलते हैं इस काल को, मीजोलिथिक एज बोलते हैं। सबसे महत्वपूर्ण जो इस काल की विशेषता है वह यह है कि इस काल में सूक्ष्म औजारों का प्रयोग किया जाता था। सूक्ष्म औजारों का प्रयोग इस काल की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। इस काल की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। अब ये भी ध्यान दीजिएगा, ये जो सूक्ष्म औजार थे इनके साइज के बारे में अगर आपसे कोई पूछ ले तो इनके साइज आप कह सकते हैं दोस्तों, इनका जो साइज था वो 1 सेंटीमीटर से लेकर 8 सेंटीमीटर के बीच में होता था। इन औजारों का साइज, मैंने आकार के बारे में बताया आपको। और ध्यान दीजिएगा, इन्हीं सूक्ष्म औजारों के कारण इस काल को माइक्रोलिथ भी कहा गया। माइक्रोलिथ भी कहा गया। क्या कहा गया है? इस काल को माइक्रोलिथ भी कहा गया है, माइक्रोलिथ के नाम से भी जाना गया है। चलिए, बहुत बढ़िया चीज है, बहुत बढ़िया चीज है, बहुत बढ़िया। पूरा पाषाण कालीन जो मानव था वो अभी तक समाज के रूप में स्थापित नहीं हुआ था, समाज के रूप में नहीं स्थापित हो पाया था। तो बस जीवन यापन करता था, शिकार करता था, कंदमूल का सेवन करता था, कंदमूल का सेवन करता था और बस ऐसे ही घुमक्कड़ जीवन व्यतीत करता था। लेकिन मध्य पाषाण काल तक आते आते, मध्य पाषाण काल तक आते आते धीरे धीरे हुआ क्या, मानव जो है वो उसका क्या हुआ, एक प्रकार से आप कहेंगे ये समाज के रूप में स्थापित होना प्रारंभ हो गया, समाज के रूप में रहना इसने प्रारंभ किया। और इस काल के विषय में जो जानकारी का सबसे बड़ा स्रोत देते हैं उनका नाम दोस्तों है आर्कीबाल्ड कार्बाइल। क्या नाम है? आर्कीबाल्ड कार्बाइल। तो देखिए हम इसके बारे में लिख देते हैं, आर्कीबाल्ड कार्बाइल। ये उत्खनन करता है जिन्होंने 1867-68 के आसपास भारतीय उपमहाद्वीप में उत्खनन कराया। और उत्खनन कराया तो इनको क्या मिला? इनको मध्य पाषाण कालीन समाज की प्राप्ति हुई, संस्कृति की प्राप्ति हुई। मध्य पाषाण कालीन संस्कृति की प्राप्ति इनको हुई या सभ्यता की प्राप्ति हुई। ठीक है, ये इतना चीजें याद रखिएगा आर्कीबाल्ड कार्बाइल का, इनका नाम जरूर याद रखिएगा। ठीक है, और इन्होंने जो मध्य पाषाण कालीन सभ्यता की प्राप्ति की वह कहां पर की थी? तो इन्होंने विंध्य क्षेत्र में, कहां पर? विंध्य क्षेत्र में, विंध्य क्षेत्र में जो शैल चित्र बने हुए थे, विंध्य क्षेत्र में जो शैल चित्र बने हुए थे उसके आधार पर, शैल चित्रों के आधार पर इस काल का निर्धारण किया। ध्यान दीजिएगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैंने बताई अभी, आज के सेशन की सबसे इंपॉर्टेंट चीज बताई है मध्य पाषाण काल के विषय में। मैंने कहा आर्कीबाल्ड कार्बाइल ने 1867-68 में जब उत्खनन कराया तो इन्होंने देखा कि विंध्य क्षेत्र में शैल चित्र मिले, और जब शैल चित्रों की एज देखी, एज का पता चला, तो इन्होंने देखा कि क्या इनकी एज जो है वो लगभग 12000 बीसी के आसपास से 4000 बीसी के आसपास की है। और इसीलिए इन्होंने इस काल का कहा कि ये जो काल है कैसा काल है? मध्य पाषाण कालीन का सब काल है। ठीक है, ठीक है। और विंध्य क्षेत्र में, यहां से जो विंध्य क्षेत्र में इन्होंने शैलचित्र प्राप्त किए और इसके साथ साथ पत्थर के बहुत छोटे औजारों की भी प्राप्ति हुई। बहुत छोटे औजार, जो मैंने पीछे अभी आपको आज की क्लास में ही बताया, बहुत छोटे औजार भी इनको प्राप्त हुए। पत्थर के बहुत छोटे औजार भी इनको प्राप्त हुए। इसी के आधार पर इस एज को माइक्रोलिथ भी कहा जाता है। माइक्रोलिथ के बारे में हम आपको बता चुके हैं, माइक्रोलिथ भी बता चुके हैं। ठीक है, तो
जैसे पूरा पाषाण काल के बारे में मैंने जब आपको बताया तो कहा कि भैया ठीक है, नर्मदा नदी घाटी का हथनौरा जो क्षेत्र है मध्य प्रदेश का, वहां से मानव कंकाल की खोपड़ी मिली, बस खोपड़ी मिली और कुछ नहीं मिला। लेकिन मध्य पाषाण काल के विषय में जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, मानव शरीर का पूरा कंकाल मिलना। मानव शरीर का पूरा कंकाल जो प्राप्त हुआ है वो मध्य पाषाण कालीन ही मिला है। तो आप इसको इस तरीके से बता सकते हैं, भारत में मानव अस्थिपंजर मानव अस्थिपंजर का मतलब संपूर्ण शरीर की बात कर रहे हैं, ठीक है। मानव अस्थिपंजर का मतलब संपूर्ण, ठीक है, संपूर्ण शरीर की प्राप्ति मध्य पाषाण काल से ही हुई है। मध्य पाषाण काल से ही हुई है, से ही हुई। ये फैक्ट था कि पूरा का पूरा शरीर मिल गया है हमको। कहां पर? मध्य पाषाण काल में हमको पूरा का पूरा मानव कंकाल की प्राप्ति हुई है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब मध्य पाषाण काल से संबंधित हम कुछ स्थलों के बारे में बताने जा रहे हैं, जहां से हमको मध्य पाषाण कालीन सभ्यता के विषय में जानकारी मिलती है। कुछ स्थल, तो स्थलों में जो पहला स्थल हम आपको बताने जा रहे हैं वो है लंघनाज। क्या है? लंघनाज। और लंघनाज कहां पर है? लंघनाज है गुजरात में। लंघनाज कहां पर है? गुजरात में है, याद रखिएगा। लंघनाज गुजरात में है। यहां पर जो लंघनाज है, यहां से हम लोगों को पेन चेंज कर लें, यहां से हम लोगों को आप देखेंगे कि लघु पाषाण उपकरण के अतिरिक्त हमको यहां से आप कह सकते हैं कि पशुओं की हड्डियां भी मिली हैं हमको। क्या मिली हैं? पशुओं की हड्डियां, बोन्स ऑफ एनिमल। और इसके साथ साथ हमको क्या प्राप्त हुआ है? इसके साथ साथ आप कह सकते हैं कब्रिस्तान की प्राप्ति हुई है, और क्या कह सकते हैं? इसके साथ साथ ये प्लस का साइन, और क्या हमको प्राप्त हुआ है? और आप कह सकते हैं कि कुछ मिट्टी के बर्तन अब सोचिए कितनी ज्यादा सामान मिल गई हमको। मध्य पाषाण काल के बारे में जो जानकारी है वो हमको इतनी चीजें मिली। और इसके साथ साथ आप कहेंगे कि जो कब्रिस्तान मिला है, कब्रिस्तान में आप देखेंगे कि यहां पर 14 मानव कंकाल की प्राप्ति हुई। लंघनाज गुजरात में ही 14 मानव कंकाल की प्राप्ति भी हुई है, मानव कंकाल की प्राप्ति हुई है। तो मतलब आप देखिएगा इतनी चीजें हम क्यों बता रहे हैं। अच्छा, आप भी पूछ सकते हैं कि सर ये फालतू का इंफॉर्मेशन हमको क्यों दे रहे हैं, क्या आवश्यकता है। देखिए, क्वेश्चन पूछा जाता है निम्नलिखित में से कौन सा स्थल मध्य पाषाण कालीन है, पहला क्वेश्चन पूछा जाएगा। दो ऑप्शन, एक ऑप्शन दे देगा आपको पूरा पाषाण काल से संबंधित, एक आधा ऑप्शन दे देगा नव पाषाण कालीन से संबंधित, और एक ऑप्शन आपको डाल देगा इस तरीके का लंघनाज। तो आपको इसलिए लंघनाज के बारे में कम से कम थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए कि भैया लंघनाज की सिचुएशन, लोकेशन कहाँ है? गुजरात में है, जहां से हमें मध्य पाषाण कालीन जानकारी के कुछ प्रमुख स्रोत जैसे लघु पाषाण उपकरण, छोटे पत्थर के औजार, इसके साथ साथ पशुओं की हड्डियां, इसके साथ साथ कब्रिस्तान, और इसके साथ साथ मिट्टी के बर्तन, तो व्यापकता से हमको जानकारी देने वाले स्रोत प्राप्त हुए। और इसके साथ साथ 14 मानव कंकाल की प्राप्ति भी हमको लंघनाज गुजरात से हुई। तो क्या मध्य पाषाण कालीन जो सभ्यता थी, संस्कृति थी, उसका विस्तार केवल गुजरात तक सीमित था, यानी कि लंघनाज तक सीमित था? नहीं भैया, इसके कुछ अन्य स्थल भी बहुत फेमस हुए हैं, जिसमें से आप उत्तर प्रदेश का प्रतापगढ़ जिला नाम सुने हैं? उत्तर प्रदेश का प्रतापगढ़ नाम सुने हैं कि नहीं? उत्तर प्रदेश का प्रतापगढ़ जिला नाम सुना है? और अगर कोई निवासी हो प्रतापगढ़ का, तो प्रतापगढ़ से हमको 2-3 स्थल की प्राप्ति हुई, और ये सबसे महत्वपूर्ण जानकारी के स्रोत हैं मध्य पाषाण कालीन। और ये कौन कौन से हैं तो हम इनको बता दे रहे हैं दोस्तों। इसमें से एक है महदहा।
दूसरा है दमदमा, दमदमा। तीसरा है आप कह सकते हैं सराय नाहर राय, सराय नाहर राय। देखिए 3 स्थल एक साथ में हमने लिख दिया आपके सामने, और ये तीनों के तीनों स्थल किस काल के हैं? तीनों के तीनों स्थल मध्य पाषाण काल के हैं दोस्तों। किस काल के हैं? मध्य पाषाण काल के हैं। 1 2 3। और एक लंगनाज गुजरात के बारे में हमने आपको डिटेल में जानकारी दे ही दी है। तो यहां पर जो चीजें हैं, अब यहां पर से हम आपको थोड़ी सी इंफॉर्मेशन देंगे क्या क्या चीजें हमको कहां कहां से मिली है। तो जो महदहा है, महदहा जो लोकेशन है, अब लोकेशन तो पता है प्रतापगढ़, उत्तर प्रदेश का प्रतापगढ़ है। तो हमें महदहा से क्या क्या प्राप्त हुआ है? तो महदहा बहुत फेमस लोकेशन रही है उत्खनन के दौरान, जहां से हम लोगों ने हड्डी एवं सींग निर्मित उपकरण की प्राप्ति की है। किसकी प्राप्ति? हड्डी एवं, छोटा छोटा यहां पर लिख रहे हैं, हड्डी एवं सींग निर्मित उपकरण। इसकी प्राप्ति हुई, हड्डी एवं सींग निर्मित उपकरण की प्राप्ति हुई। और क्या हमको प्राप्त हुआ है? हमको यहां से सील क्षेत्र प्राप्त हुआ है, सील क्षेत्र प्राप्त हुआ है। दूसरा हमको बूचड़ क्षेत्र प्राप्त हुआ है, बूचड़ खाना क्षेत्र, बूचड़ खाना क्षेत्र प्राप्त हुआ है। और इसके साथ साथ हमको एक और क्षेत्र प्राप्त हुआ है जिसको आप कब्रिस्तान या निवास क्षेत्र कहेंगे, कब्रिस्तान या निवास क्षेत्र, निवास क्षेत्र, बूचड़खाना क्षेत्र। ये हमको ये 3 क्षेत्र मिले हैं। हड्डी एवं सींग निर्मित उपकरणों की भी प्राप्ति हुई है। इसके साथ साथ आप कहेंगे झील क्षेत्र हमको मिला है, इसको हम झील क्षेत्र या सील क्षेत्र, और बूचड़खाना क्षेत्र और कब्रिस्तान या निवास क्षेत्र की प्राप्ति हुई दोस्तों। अब बूचड़खाना या संकुल जो क्षेत्र है, बूचड़खाना जो क्षेत्र है, यहां से सबसे ज्यादा हड्डी एवं सींग निर्मित उपकरण की प्राप्ति हुई। यहां से सबसे ज्यादा हड्डी एवं सींग निर्मित उपकरणों की प्राप्ति हुई। सबसे ज्यादा एक क्षेत्र महदहा मिला है। महदहा का अगर क्षेत्र का हम बातचीत करें तो वहां का क्षेत्र आप कह सकते हैं 3 भागों में विभाजित था, जिसको हम एक झील क्षेत्र के नाम से जानते हैं, दूसरा बूचड़खाना क्षेत्र के नाम से, और तीसरा आप कह सकते हैं कब्रिस्तान या निवास क्षेत्र के नाम से। और जो बूचड़खाना था, अब बूचड़खाने का काम आपको पता है बूचड़खाने में होता क्या है? बूचड़खाने में क्या होता है? बूचड़खाने में आप कह सकते हैं कि कटाई वगैरह होती है जानवरों की। तो वहां से हमको क्या प्राप्त होंगे? वहां से हमें हड्डियां मिलेंगी, सींगें मिलेंगी जानवरों को, जो उस काल के विषय में हमको थोड़ी सी जानकारी देते हैं। इसके साथ साथ थोड़ी सी अगर हम और बातचीत करें दूसरे के बारे में, दमदमा के बारे में बातचीत करें, तो दमदमा से हम लोगों को दोस्तों हड्डी के उपकरण एवं आभूषण की प्राप्ति हुई है। हड्डी के उपकरण और आभूषणों की प्राप्ति हुई है दोस्तों। दमदमा से हमको क्या प्राप्त हुआ है? हड्डी के उपकरण एवं आभूषण। एक ही स्लाइड में तीनों करने का प्रयास करते हैं। हड्डी के उपकरण और आप कह सकते हैं आभूषण की प्राप्ति हमको कहां से हुई? दमदमा से हुई। दमदमा में आप कह सकते हैं मानव कंकाल प्राप्त हुआ है। पेन अगर चेंज करें दोस्तों, पेन रेड करते हैं, देखिए दिखेगा कि नहीं बताइएगा, ठीक है। दमदमा में 48 मानव कंकाल प्राप्त हुए, 48 मानव कंकाल मिले हैं। 48 संख्या मानव कंकाल की। और इन 48 मानव कंकाल में अगर हम बातचीत करें दोस्तों, तो 48 मानव कंकाल में जो यहां पर सबसे विशेष चीज हमको मिली है दोस्तों कि 5 युग्म समाधान मिले। 5 युग्म समाधान, इसमें क्या मिला है? 5 युग्म समाधान। और इसके साथ साथ 5 युग्म समाधान के साथ साथ में आप कह सकते हैं दोस्तों 3 जगह पर आप देखेंगे कि लगभग 3 मानव कंकाल एक समाधान से प्राप्त हुए। मतलब 3 मानव कंकाल का समझते हैं मतलब क्या होता है कि 3 लोगों को एक साथ दफनाया गया है। कितने लोगों को? 3 लोगों को। तो 5 युग्म समाधान और एक जगह से आप कह सकते हैं 3 मानव कंकाल की प्राप्ति हुई। मानव कंकाल की प्राप्ति हुई है। 3 मानव कंकाल एक जगह से प्राप्त हुए, एक ही आप कह सकते हैं समाधान से प्राप्त हुए, एक ही कब्र से प्राप्त हुए। तो ये यहां की सबसे बड़ी विशेषता है।
ये यहाँ की सबसे बड़ी विशेषता है जिसके बारे में हम आपको बताना चाहते थे, दमदमा। और इसकी लोकेशन कहाँ है? तो दमदमा की लोकेशन आपको बता दी है मैंने। उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला है? उत्तर प्रदेश का प्रतापगढ़ जिला है, जहां से हमको इसके बारे में जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है, हो गया इतना चीजें। अब हम बातचीत करते हैं दोस्तों सराय नाहर राय के बारे में। सराय नाहर राय में एक फैक्ट है, लोकेशन तो पता ही हो गई क्योंकि सब एक साथ में प्रतापगढ़ करके बता रहे हैं। लोकेशन की एक चीज और याद रखिएगा, यहां से हमको 4 मानव कंकाल के 4 मानव कंकाल एक साथ या एक समाधान से प्राप्त हुए। 4 मानव कंकाल एक समाधान से प्राप्त हुए हैं। एक समाधान से 4 मानव कंकाल की प्राप्ति हुई। देखिए समझिएगा, ये फैक्ट अगर याद कर पाइएगा तो याद कर लीजिएगा। दमदमा से हमको एक समाधान से 3 मानव कंकाल मिले और सराय नाहर राय से 4 मानव कंकाल एक समाधान से प्राप्त हुए। और दमदमा में 5 युग्म समाधान मिले हैं, 5 युग्म समाधान मिले। और सराय नाहर राय में जो सबसे महत्वपूर्ण फैक्ट है जिसको मैं सर्कल कर चुका हूं, 4 मानव कंकाल एक समाधान से प्राप्त हुए। ये 3 लोकेशन हो गई। और इधर एक लोकेशन के बारे में, लंगनाज गुजरात। 2 लोकेशन और मिलती है हमको जो इसके विषय में जानकारी देती हैं। एक है बागौर, और बागौर कहां पर है बताइए? बागौर कहां पर है? किसी को पता है बागौर के बारे में? बागौर कहां पर है? और दूसरा है आदमगढ़। आदमगढ़ जल्दी जल्दी बताइए कहां पर है, किसी को पता हो तो जल्दी बताइए। बागौर और आदमगढ़ के बारे में जानकारी दीजिए कि बागौर कहां पर है और आदमगढ़ कहां पर है। आदमगढ़ के बारे में हम आपको बता देते हैं, आदमगढ़ है होशंगाबाद एमपी में। होशंगाबाद एमपी में। और बागौर कहां पर है? तो बागौर आप कहेंगे कि भैया ये राजस्थान में। कहां पर? राजस्थान में। और ये दोनों लोकेशन क्यों फेमस हैं? यहां पर से हमको मध्यपाषाण कालीन पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है और कई बार ये एग्जाम में आया है, इसीलिए आप इसको स्टार कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट लगा के लिख लीजिएगा। ये दोनों लोकेशन याद रखिएगा। और इसके पहले जो मैंने बताया कम से कम ये 3 लोकेशन आप याद रखिएगा। लंगनाज भूल भी जाइएगा तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। आज इतनी बार मैं बोल दिया हूं, 4-5 बार तो क्लास में ही, अगर 1-2 बार नोट्स आप पढ़ लेंगे जो बनाते चल रहे हैं हमारे साथ में, तब भी तैयार हो जाएगा। तो यहां पर से दमदमा से हमको जो जानकारी मिली है वो हड्डी के उपकरण और आभूषणों की प्राप्ति हुई है। और 48 आप कह सकते हैं कि समाधियां मिली। समाधियों का मतलब आप समझते हैं, कब्रें मिली, जहां से आप कहेंगे 5 युग्म समाधान, मतलब युग्म का मतलब 2 होते, 5 शवों मतलब कि जो समाधान है उसमें 2-2 लोगों को दफनाया गया। और एक जगह से मतलब एक समाधान से हमको 3 मानव कंकाल प्राप्त हुए, मतलब एक ही कब्र में 3 लोगों को दफनाया गया। और सराय नाहर राय की विशेषता क्या है? सराय नाहर राय ये ये कहां पर है? प्रतापगढ़ में है। प्रतापगढ़ कहां पर है? उत्तर प्रदेश में। तो उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ से हमको 4 मानव कंकाल के, सबसे महत्वपूर्ण चीज है, अभी क्वेश्चन पूछा गया, एक आधी बार एग्जाम में पूछा गया और इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो यहां से 4 मानव कंकाल एक ही कब्र में दफना दिए गए, एक ही कब्र में दफना दिए गए। और आगे की जो आपको याद रखना है वो ये है, बागौर और आदमगढ़। यहां से आप कहेंगे कि मध्यपाषाण कालीन पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त हुए, प्राचीनतम पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त हुए। तो यहां पर एक और फैक्ट आपको बता देते हैं जिसको आप लिख लीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा। सबसे पहला जानवर जिसको मानव ने पालतू बनाया वो कौन था? तो कुत्ता साहब थे। आजकल लोगों के घरों में पाए जाते हैं कुत्ता साहब, ठीक है। तो जो कुत्ता था ये मानव द्वारा सर्वप्रथम पालतू बनाया गया। मानव द्वारा सर्वप्रथम पालतू बनाया गया। मानव द्वारा सर्वप्रथम पालतू बनाया गया। दोस्तों बताइए इतनी इंफॉर्मेशन कैसी लगी आपको? ये सबसे महत्वपूर्ण जो चीज है कि सबसे पहला जानवर जिसको पालतू बनाया गया वो कौन था? तो हम कहेंगे दोस्तों कुत्ता था।
और सबसे महत्वपूर्ण चीज, कुछ और लोकेशंस के बारे में हम अभी मध्य पाषाण कालीन स्थलों के बारे में हम और चर्चा करेंगे। ठीक है, कुछ और स्थल है जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे, जिसमें से हम आपको बता देते हैं दोस्तों। ये हो गया, जैसे आपको पता है कि भीमबेटका एक जगह है, भीमबेटका का नाम सुना है, बताइए। और भीमबेटका कहाँ है? भीमबेटका आपको पता है एमपी में, मध्य प्रदेश में है या नहीं है? भीमबेटका एमपी में, एमपी में है। तो ये क्यों लिखा है जगह का नाम? ये भैया प्रागैतिहासिक चित्रकला का, प्रागैतिहासिक कालीन चित्रकला का क्षेत्र है। मतलब यहां पर जो आदिमानव रहते थे, जो हमारे पूर्वज रहते थे, वो भीमबेटका की गुफाओं में खूब सारा चित्र बनाते थे। शिकार करना, आग के चारों ओर बैठना, इस तरीके की चीजें, यहां से ढेर सारे चित्र प्राप्त हुए हैं। और जो हमें उस काल के बारे में, उस काल के मानव के बारे में क्या करते हैं, जीवन के बारे में हमको एक प्रकार से इंफॉर्मेशन देने का एक स्रोत होते हैं। और इसको यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में, यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में रखा गया है। यानी कि अब भीमबेटका एमपी का जो लोकेशन है बहुत महत्वपूर्ण है, इसको यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी डाला गया है दोस्तों। ठीक है, और मध्य पाषाणकालीन मानव जो था वो शिकार करके, मछली का पालन करके, यानी कि मछली का शिकार करके, इसके साथ साथ खाद्य वस्तुओं का संग्रह करके अभी उत्पादक नहीं हुआ है। मध्य पाषाणकालीन जो मानव है वो अभी उत्पादक की कैटेगरी में नहीं आया, तो केवल इकट्ठा करता था, या तो शिकार करता था और अपना जीवन यापन करता था। एक और आज की क्लास का हम पॉइंट लिखवा देते हैं कि मध्य पाषाणकालीन मानव शिकार करके, मछली पकड़कर, खाद्य वस्तुओं का संग्रह करके, खाद्य पदार्थों का संग्रह करके जीवन यापन करता था। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको मध्य पाषाण काल के बारे में हमने इंफॉर्मेशन देने का प्रयास किया। लोकेशन जो मैंने बताई है, जो सबसे महत्वपूर्ण लोकेशन है भैया, ये दो लोकेशन, एक राजस्थान की, एक एमपी की, और इधर उत्तर प्रदेश की 3 लोकेशन जरूर याद रखिएगा। और लंघनाज इतनी बार बता दिया, गुजरात में मध्य पाषाणकालीन स्थल है कि याद हो गया होगा, तो इतनी चीजें आप याद रखिएगा, इतनी इन्फॉर्मेशन आपके लिए सफिशिएंट है। तो आज की क्लास को यहीं पर रोकते हैं, मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद साथियों।